हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। सिनर्जी आईएएस एकेडमी हिसार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछली वीडियो के माध्यम से ज्योग्राफी रिवीजन की क्लासेस में पढ़ रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। उसी कड़ी में आज हम लोग करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द रॉक्स। चट्टान। रॉक्स के बारे में, चट्टानों के बारे में जो है वो क्वेश्चंस बनने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, तो हमें अच्छे से पता होना ही चाहिए। तो रॉक्स के अंदर जो है चट्टान, ये टॉपिक जो है आपका, इसमें बेसिकली टाइप्स ऑफ रॉक्स वगैरह जो है आपसे क्वेश्चन बनता है। उसके बाद जो है फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स पे बनता है, रॉक साइकिल पे क्वेश्चन बनता है। तो इस तरह के जो है क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि हम लोगों को आइडिया होना ही चाहिए। ठीक है। देखते हैं एक एक करके चीजों को पढ़ते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले रॉक्स टॉपिक के अंदर बेसिक बातें आप लोगों को शुरू करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे जो है कंसेप्चुअल चीजों पर चलेंगे। मतलब सारी रॉक के बारे में सारा कंसेप्ट जो आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत सारी चीजें जो है रॉक्स के बारे में क्वेश्चन फॉर्मेट में जो बनती है, वो मैं आपको आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो एक एक करके चलो शुरू करते हैं। चट्टानें खनिजों से बनती है, नो डाउट। मिनरल से भी बनती है, मिनरल्स होते हैं चट्टानों के अंदर। तथा खनिजों का निर्माण तत्वों से होता है। ठीक है। पृथ्वी की भूप्रपट्टी का 98% भाग जो है वो किससे बना हुआ है? 8 प्रमुख तत्वों से बना हुआ है। मेन 8 जो एलिमेंट्स है वो कौन कौन से हैं, ये बात पता होना चाहिए आपको। और इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को क्या आती है, ये पूछते हैं जब कि इनका क्रम लगाओ। और इनके क्रम को याद रखने का सीधा तरीका है ओसेक। ओसेक। ओसेक से याद रखो इसके क्रम को। ओसेक में क्या है? ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन और कैल्शियम। ठीक है। ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन और कैल्शियम। ओसेक से याद रखो, ओसेक क्रम है ये। ठीक है। ओसेक जो है वो इसका क्रम है, और इससे याद रखोगे तो हमेशा याद रहेगा। तो अगर आपसे पूछ ले कि भूप्रपट्टी का 98% भाग जो है कितने एलिमेंट से बना हुआ? 8 एलिमेंट से। उनके नाम बताओ। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम एलिमेंट्स कौन सा है भूप्रपट्टी में? तो ऑक्सीजन है। दूसरे नंबर पे सिलिका है, तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम, चौथे नंबर पे आयरन, पांचवें पे कैल्शियम है। तो इस प्रकार से वो कौन कौन से 8 एलिमेंट है वो भी पता होना चाहिए। तो वो देखो कौन कौन से 8 एलिमेंट आपके सामने है। तो देखिएगा 8 एलिमेंट के नाम, ये लो। ओसेक वाला फॉर्मूला याद रखना एक तो, और 8 एलिमेंट्स के नाम भी आप लोगों को बता रहा हूं। ऑक्सीजन है, सिलिका है, एल्यूमिनियम है, फेरस यानी आयरन हो गया, फेरस यानी आयरन हो गया, कैल्शियम है, सोडियम है, कैल्शियम के बाद फिर सोडियम है, फिर पोटेशियम है, फिर मैग्नीशियम है। तो ये 5 तक भी याद है तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है। ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, फेरस और कैल्शियम। उसके बाद क्या? सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। तो ये जो 8 एलिमेंट से बना हुआ है, ये बात अच्छे से आपको पता होनी ही चाहिए हर हाल में, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। उसके बाद संपूर्ण पृथ्वी में निम्न तत्व मुख्य रूप से पाए जाते हैं। कौन कौन से मुख्य रूप से पाए जाते हैं संपूर्ण पृथ्वी में, अगर बात करें तो देखो यहां पर ले चलते हैं इसको। तो पूरा एक स्लाइड में यहीं पर आ जाएगा आपका। ठीक है। तो संपूर्ण पृथ्वी में अगर बात करें हम लोग, तो मुख्य रूप से क्या क्या पाया जाता है? ऑल अर्थ में अगर देखें तो इसमें जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है फेरस। देखो वो था भूपर्पट्टी, क्रस्ट की बात थी। अगर आपसे पूछा जाए क्रस्ट में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, ये बात ध्यान रखना। ये कहाँ की बात है? ये भूपर्पट्टी की बात है, क्रस्ट की बात है। क्रस्ट में सर्वाधिक अगर पूछ लिया जाता है तो ये है। संपूर्ण अर्थ का मतलब क्या है? संपूर्ण अर्थ का मतलब है आपका कि पूरी अर्थ के ऊपर जो है क्या पाया जाता है। तो पूर्ण अर्थ पर अगर देखा जाए तो ये एलिमेंट्स जो है आपके मुख्य रूप से पाए जाते हैं। पूरी अर्थ के अंदर अगर देखें तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। ठीक है, संपूर्ण अर्थ पे। उसके बाद जो है ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिका है, उसके बाद मैग्नीशियम है। तो क्वेश्चन का कई बार बच्चा फॉर्मेट नहीं समझ पाता है। ये दो बातें बहुत अलग अलग ध्यान से रखनी है। क्रस्ट में मैक्सिमम क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे, ऑसेक याद रखना है, सिलिका, उसके बाद आपका उस एल्यूमिनियम, उसके बाद आयरन, उसके बाद कैल्शियम। लेकिन ऑल ओवर अर्थ की बात करें, कंप्लीट अर्थ यानी कंप्लीट अर्थ की बात करें संपूर्ण पृथ्वी पे, तो मैक्सिमम क्या है पूरी अर्थ में अगर देखें? क्रस्ट क्रस्ट की बात करें तो ऑक्सीजन था सबसे ज्यादा, लेकिन संपूर्ण अर्थ पे बात करें तो आयरन आएगा मैक्सिमम। उसके बाद जो है आपका ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिका, उसके बाद जो है आपका मैग्नीशियम, उसके बाद आपका निकल है, फिर सल्फर है, कैल्शियम है। तो ये आगे तो कोई क्रम नहीं है। मैक्सिमम आयरन पाया जाता है, ये बात कई बार पूछ ली जाती है, याद रख लेना, बस इतनी काम चल जाएगा। ठीक है। चट्टानों का निर्माण जो होता है वो 6 प्रमुख खनिज करते हैं। चट्टानों का निर्माण जो है 6 मेन आपके मिनरल्स है जिनसे मिलकर होता है चट्टानों का। वो कौन कौन से आपको ये पता होना चाहिए। कौन कौन से है वो 6? एक तो है आपका एक तो आपका फेल्सफर है। फेल्सफर जो है, एक तो आपका फेल्सफर हो गया। दूसरा आपका क्वार्टजाइट है। तीसरा आपका जो है पायरोक्सिन है। चौथा आपका मिक्का है, अब्रक यानी मिक्का यानी अब्रक। पांचवा जो है आपका एम्फीबेल है, एम्फीबोल जो है आपका 5वें नंबर पे। और एक छठा जो है ओलिविन है फिर।
ओलिविन जो है वो आपका छठा नंबर पे आपका, सॉरी, ओलिविन जो है वो आपका छठे नंबर पे ओलिविन है, ठीक है। ओलिविन आपका 6 नंबर पे। तो ये 6 जो है, ये मेन मिनरल्स है जिनसे चट्टानें बनी होती है। ये 6 मेन मिनरल्स है जिनसे चट्टानें मिलकर बनी होती है। कौन कौन सा? फेल्सफर, क्वार्ट्ज, पायरोक्सिन, मिक्का एंड एम्फीबोल। अच्छे से क्लियरली अपने माइंड में छाप लो ये चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है हमारी। रॉक्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। एक एक बात इस पूरे पेज की इंपॉर्टेंट है। एक एक बात जब मैं कह रहा हूं, तो यहां से लेके अभी तक जो मैंने बताई है, यहां से लेके ये एक एक पॉइंट जो है, हर एक पॉइंट जो है अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको बहुत ढंग से पता होना चाहिए, ठीक है। 6 प्रमुख खनिज कौन कौन से? फेल्सफर, क्वार्ट्ज, पायरोक्सिन, मिक्का, एम्फीबोल और ओलिविन। ओलिविन छठा है, ठीक है। और आपको संपूर्ण अर्थ में मुख्य रूप से क्या है? सबसे ज्यादा आयरन है। और अगर क्रस्ट पूछ ले तो क्रस्ट पे मैक्सिमम क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है। एलिमेंट अगर पूछ ले तो क्रस्ट उस पे कौन सा पाया जाता है? और संपूर्ण अर्थ पे पूछ ले तो फेरस, आयरन यानी, ठीक है। तो इस तरह से याद रखो। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट है कि मुख्य रूप से चट्टानों में फेल्सफर तथा क्वार्ट्ज पाए जाते हैं। मुख्य रूप से क्या पाया जाता है चट्टानों में? तो वो आपका है फेल्सफर और क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्ज और फेल्सफर जो है, ये दो मिनरल मुख्यतः पाए जाते हैं। और निर्माण की पद्धति के आधार पर चट्टानें कितने प्रकार की होती है? 3। इग्नियस चट्टान यानी आग्नेय चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स यानी अवसादी, और मेटामॉर्फिक यानी कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें। ये 3 मुख्य रूप है चट्टानों के, 3 मेन टाइप है जो आपको पता होना चाहिए। तो 3 जो है निर्माण की पद्धति के आधार पर, मतलब क्या है? फॉर्मेशन के आधार पर जो है 3 प्रकार की। जैसे कि जैसे ही चट्टानें बनती कैसे? चट्टानें सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे तो ये अर्थ है। अर्थ के अंदर से जो है आपका ज्वालामुखी जब निकलता है, तो ज्वालामुखी से जो मैग्मा बाहर आके लावा बनता है। तो मैग्मा जो बाहर आके लावा जो होता है, ये आपका सबसे पहला जो चट्टान बनता है, दिस इज कॉल्ड इग्नियस चट्टान, दिस इज कॉल्ड इग्नियस रॉक। आग्नेय चट्टान ये होती है, आग से बनी हुई आग्नेय चट्टान, सीधा ऐसे याद रख लो। तो इसको प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले कौन सी बनी? प्राइमरी, यही बोली। पेरेंट रॉक भी यही है, प्राइमरी रॉक भी यही है। उसके बाद इसी चट्टान का टूट के टुकड़ों में ये टूट टूट के इधर उधर बिखरने से और वहां पे जमा होने से जो चट्टान बनती है, दैट इज कॉल्ड सेडिमेंट्री। उस सेडिमेंट से बनती है, वो सेडिमेंट्री हो जाती है, ठीक है। अवसादी चट्टान क्या है? इस चट्टान के टुकड़े टूट टूट कर इधर उधर बिखर के और एक जगह पे जमा होकर, और वो आपका लिथिफिकेशन हो गया, उससे जो चट्टान बनी वो अवसादी चट्टान है। और उसके बाद तीसरा जो होता है कायांतरित। कायांतरित क्या होता है? जो आग्नेय चट्टान ये पड़ी है और सेडिमेंट्री ये पड़ी है, इन्हीं चट्टानों का बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर यानी अत्यधिक तापमान और दाब के चलते, अगर इन चट्टानों का किसी दूसरी चट्टान में रूपांतरण हो जाता है, यानी उनका मेटामॉर्फिज्म हो जाता है, दैट रॉक इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे कि कोयला जो है, कोयला ही बहुत ज्यादा समय तक अंदर रहेगा, तो वही खीरा भी बन जाता है, डायमंड भी बन सकता है, ठीक है ना। कोयला जो है बहुत ज्यादा सालों तक रहेगा अर्थ के अंदर, तो वही डायमंड भी बन सकता है, ठीक है। तो कोयले का रूपांतरण डायमंड में हो सकता है, ठीक है ना। तो कोयला ही हीरा है, याद रखो। ओके, सो इस तरह से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि रूपांतरण, बाकी एक एक करके हम लोग बात करेंगे, चिंता नहीं, बात कर, चिंता का कोई विषय नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से ध्यान होना चाहिए। तो नेक्स्ट मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिज्म। इसमें क्या है? आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानों की जब मैं बात कर रहा हूं, तो क्या है? इन चट्टानों का नाम जो है लेटिन भाषा के शब्द से इग्निस से बना है। इग्निस जिसका क्या अर्थ होता है? आग। तो आग से ही तो बनी है, लावा निकलता है उसी से, जो है आपका मैग्मा निकलता है, वही लावा से तो बनता है। इन चट्टानों का निर्माण मैग्मा या लावा से होता है, बिल्कुल ठीक बात है। यह प्राथमिक चट्टान, देखो ये है पॉइंट, अभी ये पॉइंट है एक एक जो आपको पता होना चाहिए। यह प्राथमिक चट्टानें होती है, एकदम सही बात है। आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं निम्नलिखित है। इन चट्टानों में क्रिस्टल पाए जाते हैं, रवे पाए जाते हैं, क्रिस्टल पाए जाते हैं, ठीक है। विशेषताओं में क्या है? रवे क्रिस्टल पाए जाते हैं। एक तो प्राइमरी रॉक से प्राथमिक चट्टान है, ये पता होना चाहिए। इसके बाद क्रिस्टल्स मिलते हैं। इसके बाद इन चट्टानों में धात्विक खनिज यानी मेटालिक मिनरल्स पाए जाते हैं। मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं, धात्विक खनिज। धात्विक खनिज जैसे आयरन है, धात्विक खनिज है। तो मेटालिक मिनरल पाए जाते हैं। यह चट्टानें आसानी से अपरदित नहीं होती, इनके अंदर इरोजन इजीली नहीं होता, इरोड इजीली नहीं हो पाती है। उसके बाद इन चट्टानों में पोर्स, परतें तथा जीवाश्म नहीं पाए जाते। ये है पॉइंट इंपॉर्टेंट। एक तो लेयर्स नहीं होती इसके अंदर, एक तो क्या नहीं मिलती इसके अंदर? लेयर्स नहीं पाई जाती। इसके अलावा क्या है? इसके अंदर फॉसिल्स नहीं मिलते हैं। ये है लाइंस जो आपको यूं की यूं दिमाग में छपी होनी चाहिए। तो इसमें कौन सी चट्टान में परतें और फॉसिल्स नहीं पाए जाते, ऐसे करके पूछेगा क्वेश्चन। तो इसमें नहीं पाए जाते। और पाए किसमें जाते हैं ये पूछा जाएगा, तो अगली रोक है सेडिमेंट्री, अवसादी चट्टान, उसमें पाए जाते हैं। ऐसे करके आपको आइडिया होना चाहिए, तब देखना मजा आएगा। सो
क्वेश्चन जो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इन चट्टानों में पोर्स, परतें तथा जीवाश्म नहीं पाए जाते, इस बात पर ध्यान करना। ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, आग्नेय चट्टानों के प्रकार। आग्नेय चट्टाने जो है वो फिर आगे कितने टाइप से डिवाइड है उसके बारे में बात कर रखी है। तो देखिएगा, आग्नेय चट्टानों के प्रकार की जब ये बात कर रहा है तो इसके अंदर जो है आपको क्या दिखा हुआ है, तो यहां पर देखो टाइप्स में लोकेशन ऑफ फॉर्मेशन। एक तो क्या है, लोकेशन ऑफ फॉर्मेशन के हिसाब से कितने प्रकार से, एक इंट्रूसिव हो सकती है, एक एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव कौन सी होती, जो अर्थ के अंदर, इंट्रूसिव कौन सी होती है, जो अर्थ के अंदर ही बन जाती है, वो इंट्रूसिव है। और एक्सट्रूसिव कौन सी है, जो अर्थ के बाहर बन रही है। अब जो है इंट्रूसिव यानी आंतरिक रूप से जो बन रही है अर्थ के अंदर, एक्सट्रूसिव क्या, बहुर्वेदी यानी बाहर की तरफ जो हो रही है। अच्छा, इसमें इंट्रूसिव दो प्रकार की होती है। फिर कौन कौन सी दो प्रकार की इंट्रूसिव होती है, इंट्रूसिव जो दो प्रकार की होती है, इंट्रूसिव जो है वो दो प्रकार की होती है। एक्सट्रूसिव तो बाद में बात करेंगे। इंट्रूसिव दो प्रकार की होती है, एक प्लूटोनिक है, एक हाइफा बाइसल है। हाइफा बाइसल क्या होती है, इसको ध्यान से देखो। प्लूटोनिक रॉक जो है वो आपकी यहां पे बन रही है, इंटरनल पार्ट में। हाइफा बाइसल क्या होती है, जो बहुत ज्यादा गहराई में नहीं होती है। हाइफा बाइसल जो सरफेस से बहुत ज्यादा गहराई में नहीं होती है, उन रॉक्स को क्या कहते हैं, हाइफा बाइसल कहते हैं। ऐसी रॉक्स जो अर्थ के बहुत ज्यादा गहराई में नहीं होती है उनको हाइफा बाइसल कहते हैं, और जो थोड़ी गहराई में होती है उनको क्या कहते हैं, प्लूटोनिक कहते हैं। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। आगे जो आपका नाम आ जाएगा इनका, हाइफा बाइसल और प्लूटोनिक के बारे में हम बात कर लेंगे। केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से दो टाइप है, एक एसिडिक होती है और एक बेसिक होती है। तो आग्नेय चट्टानों के प्रकार में एक तो फॉर्मेशन, लोकेशन ऑफ फॉर्मेशन के हिसाब से कि एक इंट्रूसिव एक एक्सट्रूसिव, यानी एक बाहर बन रही है एक अंदर, अंदर वाली दो प्रकार, प्लूटोनिक और हाइफाबाइसल। केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से दो, कौन कौन सी है, एसिडिक और बेसिक। ठीक। नेक्स्ट चलो फिर, अगला आपका निर्माण की स्थिति के आधार पर। निर्माण की स्थिति के आधार पर जो हम लोगों ने देखा ना अभी, उसी को एक्सप्लेन कर रखा है अभी। ये जो हम लोगों ने निर्माण, लोकेशन ऑफ फॉर्मेशन का मतलब निर्माण की स्थिति के आधार पर, ये आपका केमिकल कंपोजिशन है। तो पहले हम लोग निर्माण की स्थिति के आधार पर, अंतर्वेदी क्या है, इंट्रूसिव, इंट्रूसिव चट्टान है, इंट्रूसिव। ठीक है। इन चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में होता है। इंट्रूसिव है तो आंतरिक में ही होगा ना, बाहर कैसे होगा। यह मैग्मा द्वारा बनती है, तो मैग्मा ही क्या बनता है, पृथ्वी के सरफेस पे आके लावा बनता है। जब तक वो पृथ्वी के सरफेस के नीचे होता है यानी अंदर होता है, तब तक वो मैग्मा होता है। आंतरिक भाग में मैग्मा धीमी गति से जमता है, और धीमी गति से जमते के कारण इसके क्रिस्टल्स कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। इसके क्रिस्टल्स, क्योंकि धीरे धीरे ठंडा हो रहा है तो धीरे धीरे जमेगा। ठीक है ना, पृथ्वी के आंतरिक जो है अंदर की तरफ थोड़ी गर्मी है, तो इसलिए मैग्मा धीरे धीरे जमेगा, और धीरे धीरे जमेगा तो क्रिस्टल्स जो है वो बड़े होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखो। वहीं अगर बाहर की तरफ अगर होगा, तो जहां तेज गति से जमेगा वहां पर क्रिस्टल छोटे होंगे। ये बात भी पता होनी चाहिए। यह चट्टानें दो मुख्य प्रकार की होती है। दो प्रकार कौन से, एक पातालीय और एक अधिवितलीय। पातालीय कौन सी है, पातालीय जो प्लूटोनिक की बात कर रहे हैं, प्लूटोनिक। प्लूटोनिक, प्लूटोनिक में क्या, यह चट्टानें अत्यधिक गहराई में बनती है, जैसे कि पेरिडोटाइट। ये याद रखना है, प्लूटोनिक रॉक का उदाहरण कौन सा है, पेरिडोटाइट, ग्रेनाइट, गैब्रो। पहले तो यह पता होना चाहिए कौन सी है, इग्निस है। इग्निस चट्टानें कौन सी है, पेरिडोटाइट है, उसके बाद आपकी ग्रेनाइट है, उसके बाद गैब्रो है। उसमें फिर ये कौन सी है, प्लूटोनिक है। प्लूटोनिक का उदाहरण है, यानी पातालीय का उदाहरण है। ठीक है, तो ये बहुत गहराई में होती है। उसके बाद अधिवितलीय। अधिवितलीय को का मतलब क्या है, यहाँ पर अधिवितलीय माने है भाई साहब, क्या मतलब है, अधिवितलीय माने हाइफा बाइसल। हाइफा बाइसल जो है वो आपकी कम गहराई में पाई जाती है, जैसे कि डोलेराइट है। डोलेराइट किसका उदाहरण है, जो बहुत ज्यादा गहराई में नहीं होती है। तो बहुत ज्यादा गहराई में नहीं होती है, वो कौन सी होती है, हाइफा बाइसल। ठीक है, हाइफा बाइसल। तो ये आपकी ज्यादा गहराई में नहीं होती है, ऊपर ऊपर होती है। तो ऊपर ऊपर की तरफ जो है ना, यहाँ पर तक हो, तो वो आपकी हाइफा बाइसल होती है। कम गहराई में जमकर चट्टानों का निर्माण करता है, तो इन्हें हाइफा बाइसल या आधी वितलीय चट्टानें कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर डोलेराइट। आप देख पा रहे हैं सारी चीजें अच्छे से। उसके बाद है फिर एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव रॉक कौन सी है, तो देखो एक्सट्रूसिव रॉक की जब हम लोग बात करते हैं, एक्सक्लूसिव रॉक की जब हम लोग बात करेंगे भाई साहब, तो कौन सी होती है, बहिर्वेदी। इन चट्टानों का निर्माण पृथ्वी की सतह पर लावा द्वारा होता है। इन चट्टानों का निर्माण क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर लावा द्वारा होता है। एक्सक्लूसिव रॉक्स का निर्माण जो है पृथ्वी की सतह पर कैसे होता है, लावा द्वारा होता है। तो पहली बात तो आपको यही पता होनी चाहिए, पृथ्वी की सतह पर लावा द्वारा होता है। ठीक है। सो सॉरी, एक सेकेंड।
पृथ्वी की सतह पर जो है लावा द्वारा होता है। एक सेकंड। तो इन चट्टानों का निर्माण जो है पृथ्वी की सतह पर लावा द्वारा होता है, ये आप लोगों ने देख लिया। क्योंकि एक्सक्लूसिव है ना, ये तो बाहर आके होता है। इन चट्टानों पर क्या है, इन चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण होता है। बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। इन चट्टानों का निर्माण किससे होता है? ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण होता है। ठीक है, ये बात पता होना चाहिए। उसके बाद क्या है? बेसाल्ट, एंडेसाइट और रायोलाइट इसका एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल क्या है? बसाल्ट कैसी है? एक्सट्रूजिव है। एंडेसाइट कैसी है? एक्सट्रूजिव है। रायोलाइट कैसी है? एक्सट्रूजिव, यानी बहुर्वेदी चट्टाने हैं। तो ये बात ढंग से पता होना चाहिए। रासायनिक संरचना के आधार पर, केमिकल कंपोजिशन के आधार पर कैसे हो सकती है? एक आपकी एसिडिक हो सकती है, एक आपकी बेसिक हो सकती है। केमिकल कंपोजिशन के आधार पे जो है चट्टाने कैसी कैसी हो सकती है? एक एसिडिक हो सकती है और एक बेसिक हो सकती है। एसिडिक की जब मैं बात कर रहा हूं तो इन चट्टानों में सिलिका की मात्रा अधिक होती है। क्या अधिक होता है इसमें? सिलिका की अमाउंट अधिक होती है, जो लगभग 65 से 85% होती है। कितनी होती है? 65 से 85% सिलिका होती है। इस में क्या होती है? सिलिका की मात्रा कम होती है बेसिक में, जो लगभग 45 से 55% होती है। उसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें सिलिका की एसिडिक है तो सिलिका की अमाउंट क्या होगी? ज्यादा होगी, और बेसिक है तो सिलिका की अमाउंट कम होगी। ये बात पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? इन चट्टानों में फेल्सफर तथा सिलिका की मात्रा अधिक होती है। अंतः इन्हें फेल्सिक, फेल्सिक क्या? फेल्सफर और सिलिका, तो इसको फेल्सिक चट्टाने कहते हैं। यहां पर क्या होगा? मैग्नीशियम तथा फेरस की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मैफिक। इसलिए मैफिक कहते हैं। सीधा क्वेश्चन बन सकता है मैफिक। मैफिक क्या है? मैग्नीशियम तथा फेरस ज्यादा है। ये कौन सी है? फेल्सफर तथा सिलिका ज्यादा है तो फेल्सिक कहा जाता है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, बहुत ढंग से पता होनी चाहिए। ठीक है, ये बात आपको ठीक ठाक ढंग से पता होनी चाहिए, राइट। इन चट्टानों का वजन तथा घनत्व कम होता है, इनका रंग हल्का होता है। इन चट्टानों का वेट जो है और जो डेंसिटी होती है वो कम होता है, और रंग जो है वो क्या होता है इसका? हल्का होता है। वजन तो क्या होगा? घनत्व कम होगा, लेकिन रंग जो है वो इसका हल्का होता है। ये बात भी साथ में ध्यान रखनी है। यह लाइट कलर की होती है। यह चट्टानें आसानी से अपरदित नहीं होती है। इनका इरोजन एसिडिक है, वो आसानी से इरोजन नहीं होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर ग्रेनाइट और रायोलाइट इसका उदाहरण है। ग्रेनाइट और रायोलाइट जो है इसका उदाहरण है, ये बात ध्यान रखना है। उसके बाद जो इधर वाली है आपकी बेसिक है, इन चट्टानों का वजन तथा घनत्व अधिक होता है एवं रंग गहरा होता है। यह चट्टानें आसानी से अपरदित हो जाती है, जैसे कि बेसाल्ट और गैब्रो। इसका उदाहरण क्या है? बेसाल्ट और गैब्रो। ठीक। बेसाल्ट और गैब्रो इसका एग्जाम्पल है, रख लोगे याद। मुश्किल नहीं है, आसान है, बट बात वही है कि थोड़ा सा ढंग से पढ़ना पड़ेगा, इनको रिवाइज करना पड़ेगा। एक बार दो बार देख लेना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सारी चीजें इसमें ऐड कर रखी है, तो आपको बहुत मदद मिल जाएगी इसमें। कोई चिंता का विषय नहीं है। तो आग्नेय चट्टानों का उपयोग क्या है? इन चट्टानों से खनिज प्राप्त होते हैं। बिल्कुल सही बात है। इन चट्टानों से क्या होता है? खनिज प्राप्त हो जाते हैं, यानी मिनरल्स मिलते हैं। इन चट्टानों में बहुमूल्य पत्थर पाए जाते हैं, जिनका उपयोग आभूषणों में भी किया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। तो इंपॉर्टेंट जो है वो पत्थर मिलते हैं। ग्रेनाइट चट्टान का उपयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में भी करते हैं। तो ग्रेनाइट लगाते हो ना, घरों में भी लगाते हैं लोग, तो ग्रेनाइट का उपयोग जो है भवन सामग्री में, मकान निर्माण में भी होता है। बसाल्ट चट्टानों में काली मिट्टी का निर्माण होता है, जो कपास की खेती के लिए उपयोगी होती है। बहुत बढ़िया। उसके बाद प्यूमिक या का उपयोग जो है सौंदर्य संसाधनों में भी किया जाता है। तो प्यूमिक जो है उसका प्रयोग किस में यूज करते हो आप? सौंदर्य आपकी जो सामग्री है या उनमें भी प्रयोग होता है। तो ये कुछ एक जो है इंपॉर्टेंस है इन रॉक्स का। उसके बाद नेक्स्ट आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानों का निर्माण का जो तरीका है वो हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी चीज समझो। इन चट्टानों का नाम जो है लेटिन भाषा के शब्द सेडिमेंटम से आया है, और इसका अर्थ क्या होता है? व्यवस्थित होना। सेडिमेंटम माने व्यवस्थित होना, जो बिखरा हुआ उसका व्यवस्था होना। यह चट्टानें अवसादों के निक्षेपण से बनती है, मतलब डिपोजिशन। निक्षेपण क्या होता है? डिपोजिशन से बनती है। इन चट्टानों का निर्माण लिथिफिकेशन की क्रिया से होता है। लिथिफिकेशन क्या होता है? एक जगह पे सेट होना। तो लिथिफिकेशन की प्रक्रिया से होता है। कैसे होता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है? विदरिंग होता है। विदरिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको हम लोग इन सीटू प्रोसेस कहते हैं। इन सीटू प्रोसेस क्या होता है? जो वहीं पर हो रहा होता है बस, उसमें ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व नहीं होता है। विदरिंग में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक्स इन्वॉल्व नहीं होता है। इन सीटू होता है। इन सीटू मतलब जो चीज वहीं पर हो रही है, जहां पर है वो। ठीक है। जैसे कि जंगल में जो पेड़ पौधे, वो क्या नाम, पशु पक्षी है, वहीं पर रह रहे हैं तो इन सीटू है। लेकिन वहीं आपने उनको चिड़ियाघर में रख लिया तो वो एक्स सीटू है। एक्स सीटू कंजर्वेशन हो जाता है। ठीक है। तो विदरिंग में क्या होता है? जैसे कि ये चट्टान है, ये चट्टान के टुकड़े यहाँ पर टूट टूट के गिर रहे हैं। अब इनका क्या हो रहा है? इरोजन होके
इनका जो है ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन होके ये कहीं पर जो इकट्ठे हो रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं, और डिपॉजिट होके फाइनली जो है ये एक साथ इस प्रकार से कॉम्पैक्ट हो रहे हैं, एक साथ जमा होके इकट्ठा, और फिर फाइनली किस में बदल जाते हैं, चट्टान में बदल जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है। सबसे पहले क्या होता है, अवसादी चट्टानें कैसी होती है, ये बड़ी चट्टान है, जैसे कि सपोज करो दिस इज इग्नियस, आग्नेय चट्टान का पत्थर है ये, इसका अपरदन हुआ, या उसका सॉरी विदरिंग हुआ, विदरिंग मतलब इसके टुकड़े टूट टूट के वहीं गिर रहे हैं, उसके बाद जो है उनका इरोजन होके यानी इधर उधर से ये चीजें और चली गई साथ में, और चली गई साथ में, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, उसके बाद जो है यहाँ पर ये जमा हो गया, यहाँ पर ये जमा हो गया, डिपोजिशन हो गया, उसके बाद ये टाइम के साथ इन पर प्रेशर लगा तो ये और इकट्ठी हो गई, और इकट्ठी होके एक जगह पे इकट्ठी होके चट्टान बन गई। दिस इज कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, और सेडिमेंट्री रॉक इस प्रकार से बनती है। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विदरिंग का, इरोजन का, डिपोजिशन का, इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं डेन्यूडेशन। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड डेन्यूडेशन। और इससे बनी क्या, तो बनी सेडिमेंट्री रॉक। ये बात पता होना चाहिए, समझे बात को, क्या कहानी है इसकी। तो ये आपका लिथिफिकेशन का प्रोसेस इस प्रकार से हो जाता है, समझ गए, ऐसे बनती है आपकी अवसादी चट्टान। अब अवसादी चट्टान में जब ये चीजें इधर से इधर जाके इकट्ठी हो रही है, तो इसमें हो सकता है कुछ और मटेरियल भी साथ में हो जाए, और फॉसिल्स भी मिल जाए, वो भी साथ के साथ जो है इधर पेड़ पौधे गड़े सड़े जो भी है वो सब इकट्ठा हो जाए। तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण इसमें लेयर्स भी बनेगी, और उसके कारण इसमें फॉसिल भी मिलेंगे, दोनों चीजें मिलती है। तो आगे वही चीजें बताई मिलेगी आपको, दिखा देते हैं अभी लोग। तो सीली भवन यानी लिथिफिकेशन की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, इनसे पूछ लेते हैं क्या होता है लिथिफिकेशन की प्रक्रिया के दौरान। तो लिथिफिकेशन की प्रक्रिया के दौरान पहले से स्थित चट्टानों का अपक्षय होता है, इन चट्टानों मतलब विदरिंग होता है, इन चट्टानों के विखंडित खंड यानी जो छोटे छोटे टुकड़े हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, अपरदित होते हैं मतलब इरोड होके चले जाते हैं, तथा उस स्थान पर यह खंड निक्षेपित यानी डिपॉजिट हो जाते हैं, जिनके सघन होने से मतलब कॉम्पैक्ट होने से चट्टानें बनती है, और वो क्या होती है, सेडिमेंट्री रॉक होती है। अवसादी चट्टानों की विशेषताएं क्या है, इन चट्टानों में रंध्र भी होते हैं यानी पोर्स भी होते हैं, लेयर्स भी होती है, जीवाश्म भी पाए जाते हैं। ये लाइन है इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। यह चट्टानें आसानी से अपरदित हो जाती है, बिल्कुल ठीक बात है। यह चट्टानें पृथ्वी के लगभग 75% भूप्रपट्टी वाले क्षेत्र में पाई जाती है, परंतु यह भूप्रपट्टी के निर्माण में केवल 5% का ही उपयोग करती है, यानी योगदान करती है। इनका योगदान केवल 5% है, लेकिन 75% भूप्रपट्टी वाले क्षेत्र में ये पाई जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब अवसादी चट्टानों के प्रकार क्या है वो देखने हमें, चलो फिर प्रकार और देखते हैं। टाइप्स क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, और फिर सोर्स ऑफ फॉर्मेशन। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन में क्या है, या तो मैकेनिकली मैकेनिकली बन सकती है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन में क्या है, एक तो ये मैकेनिकली बन सकती है, मैकेनिकली फॉर्म्ड हो सकती है यानी यांत्रिक रूप से बन सकती है, या फिर जैविक रूप से ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड हो सकती है, जैविक रूप से बन सकती है, या फिर केमिकली फॉर्म्ड हो सकती है, रासायनिक रूप से बन सकती है। ठीक है। और सोर्स ऑफ फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, तो सोर्स ऑफ फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, तो ये जलीय रूप से हो सकती है, जलीय यानी एक्वश, एओलिन यानी एयर, हवा से, वायु, ग्लेशियर यानी ग्लेशियर क्या होते हैं, हिमनद, हिमनद रूप से निर्मित हो सकती है, पानी से, वायु से, या फिर हिमनद यानी ग्लेशियर। तो ये तीन प्रकार के सोर्स हो सकते हैं इसके फॉर्मेशन के। और प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन में मैकेनिकल हो सकता है प्रोसेस, ऑर्गेनिक हो सकता है, केमिकल हो सकता है। एक एक करके देखते हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं बहुत ज्यादा, एक भी मिस मत कर देना, मैं कह रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मिस कर ही नहीं सकते इस बात को, ढंग से देख लेना भाई साहब। तो क्या है, निर्माण की पत्ती के आधार पर यांत्रिक रूप से निर्मित अवसादी चट्टान कौन सी है, इन चट्टानों का निर्माण यांत्रिक मैकेनिकल जो है वो एक्टिविटीज के कारण होता है, मैकेनिकल एक्टिविटीज के कारण होगा, तो इसके अंतर्गत पहले से स्थित चट्टान के विखंडित खंडों के निक्षेपण से अवसादी चट्टानों का निर्माण हो जाता है। इसमें कोई रासायनिक प्रक्रिया, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। मैकेनिकल मतलब सीधा गया, एक चट्टान टूटी हुई थी दूसरी जगह जाके जम गई, क्या है इसमें रासायनिक है, कुछ भी रासायनिक तो नहीं हुआ ना, कुछ भी केमिकल रिएक्शन तो नहीं हुआ, तो आपकी मैकेनिकल हो गई। इन चट्टानों में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये जो है क्लास्टिक रॉक्स भी कहते हैं, इसको क्लास्टिक रॉक्स भी कहते हैं, तो ये थोड़ा याद रख लेना। उदाहरण याद रखो, उदाहरण क्या है मैकेनिकली के, कौन कौन से हैं मैकेनिकली के, अगर देखोगे तो सैंडस्टोन, सेल, क्ले, कॉन्ग्लोमरेट, कॉन्ग्लोमरेट को हिंदी में पिंड शिला या गोल पिंडों से निर्मित, ब्रेशिया, ब्रेशिया जो आपकी कोणीय खंडों से निर्मित होती है। तो क्या क्या उदाहरण है, सैंडस्टोन, सेल, कॉन्ग्लोमरेट, ब्रेशिया, इसके उदाहरण है। ठीक है, इसके उदाहरण है ये, जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स, राइट, ये सब इसके जो है उदाहरण है जो कि आपको पता
होने ही चाहिए, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए आप लोगों को, राइट। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया रख लेना है कि क्या क्या चीजें हैं, किस प्रकार से। क्लियर। सो जैविक रूप से निर्मित अवसादी चट्टान कौन सी है, अब अगली बात उस पर करते हैं हम लोग। जैविक रूप से निर्मित अवसादी चट्टान, तो देखो जैविक रूप से कौन कौन सी है। वह अवसादी चट्टानें जिनमें जैविक पदार्थों की मात्रा, वह अवसादी चट्टानें जिनमें जैविक पदार्थों की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, उन्हें जैविक रूप से निर्मित चट्टानें कहते हैं। उन्हें जैविक रूप से निर्मित चट्टानें कहते हैं। यह चट्टानें दो प्रकार की होती है, एक कार्बन युक्त यानी कार्बोनियस हो सकती है, और दूसरी नॉन कार्बोनियस हो सकती है फिर। ठीक है, तो जैविक रूप से कौन कौन सी है उनको देख लेते हैं अभी। तो एक कार्बोनियस होती है इसके अंदर, जैसे कि एक कैलकेरियस होती है, नॉन नॉन कार्बोनियस नहीं, एक कैलकेरियस होती है। इन चट्टानों में पेड़ पौधों के अवशेष पाए जाते हैं। तो कार्बोनियस है तो पेड़ पौधों के अवशेष मिलते हैं इसके अंदर। इस प्रकार की चट्टानों में कार्बन की मात्रा अधिक पाई जाती है, जैसे कि कोल हो गया। ठीक है, कोल किसका उदाहरण है, ये आपका कार्बन युक्त कार्बोनियस रॉक्स का उदाहरण है। ये कौन सी में आती है, जैविक में आती है, यानी ऑर्गेनिक वाली में आती है। इसका उदाहरण कौन हो गया, कोयला हो गया। दूसरी है फिर चूना युक्त यानी कैलकेरियस। इसमें क्या होता है, इन चट्टानों में जीव जंतुओं के अवशेष पाए जाते हैं। इनमें CaCO3 क्या होता है, इसमें CaCO3 की मात्रा अधिक होती है। उदाहरण के तौर पर लाइमस्टोन है और डोलोमाइट है। तो लाइमस्टोन और डोलोमाइट में क्या होगा, CaCO3 की मात्रा होगी, यानी कैलकेरियस रॉक्स है, चूना युक्त चट्टाने हैं। ठीक है, तो जीव जंतु के अवशेष होते हैं। रासायनिक रूप से निर्मित कौन कौन सी है, अब अगली बात आ गई, रासायनिक रूप से निर्मित कौन कौन सी है। तो इसको देखते हैं अभी। तो इसको ध्यान से देखो तुम लोग, रासायनिक मतलब केमिकली, इसमें कौन सी है। तो देखो, इन चट्टानों का निर्माण जल में घुलनशील पदार्थ के किसी जलराशि में जाकर निक्षेपित होने से होता है। कैसे, कि यहाँ से जो है चले गए चले गए चले गए, यहाँ जमा हो गए। यहाँ पानी था, पानी एवोपरेट हो गया, पानी उड़ गया। पानी उड़ गया तो यहाँ पे जो बच गया, यहाँ पे जो बच गया चट्टान, वो आपका पूरा का पूरा चट्टान क्या है, वो आपका केमिकल से बना हुआ, केमिकली बना हुआ चट्टान है। ठीक है, तो इनके क्या होता है कि निक्षेपण से होता है, यानी डिपोजिशन होने से होता है। इसी चट्टाने जलराशियों के तल में बनती है, यानी यहाँ पर वाटर बॉडी के तल पे है, तथा कई बार जल के वाष्पीकृत हो जाने के बाद यह सतह पर नजर आती है। जल चला गया तो ये सतह पर नजर आएगी यहाँ पर। ठीक है, अंततः इन्हें वाष्पीकृत चट्टाने कहते हैं। ठीक है, तो इसे वाष्पीकृत चट्टाने कहते हैं। अभी इधर इंपॉर्टेंट बात क्या है वो देखो, इंपॉर्टेंट बात है इसका उदाहरण, इधर है, ये रहा, इसका उदाहरण देखो अभी। अतः इन्हें वाष्पीकृत चट्टाने क्या क्या है, चेर्ट, चेर्ट CHERT, चेर्ट दिख रहा है कि नहीं आपको, चेर्ट CHERT, चेर्ट। उसके बाद हेलाइट, हेलाइट यानी सेंधा नमक जो होता है, जिप्सम हो गया, लाइमस्टोन हो गया, डोलोमाइट हो गया, ये सब इस प्रकार से बन सकता है आपका। ठीक है, उसके बाद है फिर निर्माण के स्रोत के आधार पर क्या है, जलीय चट्टाने। जलीय चट्टाने कौन सी होगी, निर्माण के स्रोत के आधार पर देखना है अभी हम लोगों को। निर्माण के स्रोत के आधार पर, यानी सोर्स ऑफ फॉर्मेशन के आधार पर जो है क्या होता है, जलीय चट्टाने। एक्विस जो आपकी थी, एक्विस रॉक्स जो थी आपकी, एक्विस रॉक्स जो थी आपकी, वो वाली है। इसमें क्या होता है, जल राशियों में बनने वाली यानी वाटर बॉडीज में बनने वाली अवसादी चट्टानों को जलीय चट्टान कहते हैं। ठीक है, यह चट्टाने नदीकृत, रिवराइन और लेकोस्ट्राइन तथा मरीन चट्टाने होती है। कौन कौन सी होती है, रिवराइन होती है, लेकोस्ट्राइन होती है, और मरीन होती है, मरीन चट्टाने होती है। तो तीन है, चेर्ट, हेलाइट, जिप्सम, लाइमस्टोन और डोलोमाइट। यह चट्टाने नदीकृत यानी रिवराइन, झीलकृत यानी लेकोस्ट्राइन, और समुद्री यानी मरीन चट्टाने होती है। इसका उदाहरण क्या है, चेर्ट, हेलाइट, जिप्सम, लाइमस्टोन और डोलोमाइट। ठीक है, लाइमस्टोन और डोलोमाइट ये उसका उदाहरण होता है। लेकुस्टाइन का उदाहरण ही आपका क्या है, करेवा। करेवा जो है कश्मीर घाटी में, वो एक प्रकार का लेकुस्टाइन का उदाहरण है, यानी झीलकृत का उदाहरण है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। वायु द्वारा निर्मित कौन सा होता है, लोइस। यही तो याद रखनी होती है, बातें सीधी सीधी क्वेश्चन है, हर हर एक लाइन क्वेश्चन है, सीधा सीधा रट लो, याद कर लो, जो करना है कर लो। ठीक है, तो इसलिए रिवीजन जो है इसको मैं फटाफट करवा रहा हूँ, ये मेरे ख्याल से तो बहुत बेहतरीन तरीके से काम आएगी आपकी लाइफ में, आपके एग्जाम्स में ये। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी अगर आपने इसको ठीक तरीके से देख लिया है, समझ लिया है तो वायु द्वारा निर्मित कौन कौन सी है, वायु की अपर्दन एवं निक्षेपण यानी इरोजन एंड डिपोजिशन गतिविधियों से बनने वाली चट्टानों को ही क्या कहते हैं, वायु द्वारा निर्मित चट्टाने कहते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर लोइस। क्लियर। उसके बाद है हिमानी चट्टाने। हिमानी चट्टाने, हिमानी चट्टाने कौन सी होगी फिर आपकी, ग्लेशियल। तो हिमनद की अपर्दन एवं निक्षेपण गतिविधियों से बनने वाली चट्टाने क्या है, जैसे कि मोरेन्स। मोरेन्स क्या है, मोरेन्स जो है
वो आपके क्या होते हैं, निक्षेपण गतिविधियों से। जैसे कि क्या होता है मोरेन्स में, बता देता हूँ आपको क्या होता है। मोरेन्स जो है, जैसे कि मान लीजिए ग्लेशियर है, ग्लेशियर के पिघलने से यहाँ नीचे जो ग्लेशियर जब नीचे चलता है, दिस इज सपोज करो, दिस इज द रॉक, दिस इज द रॉक, यहां से ग्लेशियर जो है अगर नीचे आ रहा है, ये ग्लेशियर मान लेते हैं हम, ये ग्लेशियर जब यहां से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये इसके साथ में जब रगड़ता है रॉक के साथ में, तो ये नीचे वाली रॉक्स भी जो है साथ में अपर्दन होता है, और धीरे धीरे यहाँ पर आके जो है ये मटेरियल जमा हो जाता है। दिस इज कॉल्ड मोरेन्स। तो ये आपका मोरेन होता है, और यहाँ पर क्या बन जाती है, मोरेन लेक भी बन जाती है। अगर ये इस प्रकार से पूरा निकाल देता है इस चीज को, तो यहाँ पर जो बनती है मोरेन झील भी बन जाती है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया रख लेना है, ठीक है। उसके बाद अवसादी चट्टानों के उपयोग, प्रयोग कहाँ करोगे अवसादी चट्टान को, क्या करोगे अवसादी चट्टानों का तुम लोग, ये पूछ रहा है। क्या करोगे, इन चट्टानों में खनिज तथा जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं, बिल्कुल बात सही बात है, मिनरल्स मिलते हैं और जीवाश्म ईंधन मिलता है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला आदि, ठीक है। एग्जाम्पल, सेल चट्टाने, सेल गैस पाई जाती है, सेल चट्टानों में क्या है, सेल चट्टानों में सेल गैस पाई जाती है। तो प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम सब किधर मिलता है, अवसादी चट्टानों में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्या इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन चाहिए जो कि आपको पता होना ही चाहिए। दीज ऑल आर द डायरेक्ट क्वेश्चन जो कि आपको ढंग से पता होना चाहिए। तो पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला आदि, सेल चट्टानों में सेल गैस पाई जाती है। चूना पत्थर चट्टानों का उपयोग सीमेंट निर्माण, चौक निर्माण तथा लोहा इस्पात उद्योग में किया जाता है। जिप्सम का उपयोग उर्वरकों एवं सीमेंट उद्योग में किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हेलाइट का उपयोग जो है रासायनिक उद्योगों में भी किया जाता है, जो कि आपको पता होना चाहिए, राइट, जो कि आपको आइडिया होना चाहिए। क्लियर है। तो ये थी आपकी अवसादी चट्टानों के बारे में। नेक्स्ट वन इज द, अगला है आपका कायंत्री चट्टाने, मैं मोस्ट इंपोर्टेंट अगेन, कायंत्री चट्टाने अगेन बहुत इंपोर्टेंट आपके लिए पता होना चाहिए ठीक से, ठीक है। क्या है इसमें, कायंत्री चट्टाने पहले से स्थित चट्टानों के स्वरूप में परिवर्तन होने से, स्वरूप में परिवर्तन होने से कायंत्री चट्टाने बनती है। तो पहले से उपस्थित चट्टान है उनके स्वरूप में परिवर्तन होना, के रूप में परिवर्तन होना, अभी तो कायांतरित, काया बदल गई तो कायांतरित हो गई ना, ठीक है। कब होता है, ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, ताप और दाब के कारण। इसके अंतर्गत पहले से स्थित चट्टानों में खनिज पुनः संगठित या पुनः क्रिस्टलीकृत होते हैं। इसके अंतर्गत पहले से जो स्थित चट्टाने हैं उनमें खनिज क्या होते हैं, पुनः संगठित हो जाते हैं और पुनः क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक कौन कौन सी है, अब ये देख लो। टाइप्स में अगर आप लोग देखोगे, तो टाइप्स में देखो आप लोग कौन कौन सा है यहां पर, लो जी। एक है डायनामिक, एक है थर्मल, और एक है आपका हाइड्रोमेटामॉर्फिक। थर्मल क्या है, कॉन्टेक्ट और रीजनल, एक तो कॉन्टेक्ट है, रीजनल क्षेत्रीय हो गया और कॉन्टेक्ट से हो गया, एक थर्मल और एक केमिकल हो गया आपका हाइड्रोमेटामॉर्फिक के अंदर। तो डायनामिक में क्या है, गतिशील कायंत्रण होगा। डायनामिक मेटामॉर्फिज्म क्या है, गतिशील। इसमें क्या होता है, कायंत्रण की वह प्रक्रिया जिसमें चट्टानों के खनिजों की व्यवस्था बदलती है एवं खनिज पुनः संगठित होते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, देयर इज नो केमिकल रिएक्शन, तो आपका गतिशील हो गया। वैसे तो मैं ऊपर वाली बात आपको कायंत्रण की सीधी पता होनी चाहिए, बट आगे भी अगर कभी क्वेश्चन बन जाता है तो गतिशील यानी डायनामिक मेटामॉर्फिज्म क्या होता है, जब प्रक्रिया जिसमें चट्टानों के जो मिनरल्स है, जो खनिज है, उनकी व्यवस्था बदलती है लेकिन पुनः संगठित नहीं होते, रीऑर्गेनाइज नहीं होते, क्योंकि इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपका होता है। एक आपका होता है क्या, टेम्परेचर की वजह से, थर्मल। थर्मल के कारण जो होता है उसमें यानी थर्मल जो मेटामॉर्फिज्म होता है, तो इसमें क्या रहता है, तापमान के कारण होती है प्रक्रिया। ये प्रक्रिया किसमें होती है, तापमान के कारण होती है। कायंत्रण में पहले से स्थित चट्टानों के पुनः क्रिस्टलीकरण होता है, इसमें क्या होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान रासायनिक परिवर्तन होते हैं। दो प्रकार का होता है, एक कॉन्टेक्ट और एक आपका रीजनल। एक कॉन्टेक्ट होता है, कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म, और दूसरा आपका रीजनल मेटामॉर्फिज्म होता है। तो कॉन्टेक्ट में क्या है, कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म में क्या होता है, जब जब कायांतरण लावा या मैग्मा के संपर्क में आने से होता है, तो उसे संपर्क कायांतरण कहते हैं। मैग्मा बहुत गर्म होगा, तो लावा बहुत गर्म होगा, तो उसके कांटेक्ट में आने से जब होता है तो दैट इज कॉल्ड द कांटेक्ट, ठीक है। उसके बाद आपका प्रादेशिक कायांतरण। प्रादेशिक कायांतरण कौन सा होता है भाई, जब चट्टानों में कायांतरण किसी क्षेत्र विशेष में होने के कारण होता है तो उसे प्रादेशिक कायांतरण कहते हैं। यह सामान्यतः प्लेट किनारों पे होता है, ठीक है। जलीय कायांतरण क्या है, कायंत्रण की वह प्रक्रिया जो जल में होती है, जलीय कायंत्रण कहलाता है। दो प्रकार का होता है, एक जलीय उष्मीय और एक आपका जलीय रासायनिक। उसमें जल का क्या होता है, जल का तापमान बढ़ने के कारण जल में स्थित चट्टान जो होती है उनका स्वरूप बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तो वो हो गया।
और जलीय रासायनिक में क्या, जल में रासायनिक तत्व अधिक होने पर जल में स्थित चट्टानें रासायनिक क्रिया के कारण स्वरूप परिवर्तित कर लेती है, जिसे जलीय रासायनिक कायंत्रण कहते हैं। फिर ठीक है, आपकी कायंत्री चट्टानों के प्रकार देखो अब आगे, ये देखो ढंग से एक बार, क्या है, फोलिएटेड होती है, एक नॉन फोलिएटेड होती है। फोलिएटेड यानी पत्रित और नॉन फोलिएटेड यानी अपत्रित होती है। तो फोलिएटेड क्या होती है, फोलिएटेड में जो अगर ध्यान देखोगे आप लोग तो सेल है, स्लेट है, फाइलाइट है, सिस्ट है, निस है। ये जो आपकी आपकी फोलिएटेड रॉक्स होती है, फोलिएटेड रॉक्स आपकी कौन कौन सी है, फोलिएटेड में सेल है, स्लेट है, फाइलाइट है, सिस्ट है और निस है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या है, कायंत्रण की प्रक्रिया के दौरान जब चट्टानों में, रॉक्स में स्थित खनिज रेखाओं के रूप में व्यवस्थित होने लगते हैं, जब खनिज क्या होते हैं, रेखाओं के रूप में व्यवस्थित होने लगते हैं, ऐसे ऐसे, दिस इज फोलिएशन, ऐसे ऐसे जो व्यवस्थित हो रखे हैं, ये व्यवस्थित जो हो रखे हैं, ये फोलिएशन है। ठीक है, तो व्यवस्थित जब होने लगते हैं, ऑर्गेनाइज होने लगते हैं, तो उसे रेखांकन कहते हैं, यानी फोलिएटेड कहते हैं। रेखांकन वाली चट्टानों को पत्रित चट्टानें कहते हैं। तो स्लेट हो गया, फाइलाइट हो गया, सिस्ट हो गया, इसका उदाहरण है। कायंत्रण के दौरान कई बार खनिज समूह अलग होकर चट्टानों में गहरी हल्की पट्टियों के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, और गहरी हल्की पट्टियों के रूप में, जो कि ये वाला उदाहरण, ये देखो, ये पट्टियां जो बनी हुई है ना, इस प्रकार से पूरा का पूरा, ये पूरी की पूरी पट्टी, ये तो लाइनिंग है, ये पूरी की पूरी पट्टियां बनी हुई है, इसको बोलते हैं बेडेड। इसको क्या बोलते हैं, बेडेड। तो ये सी चट्टानें जिनमें पट्टियों के रूप में व्यवस्थित हो जाता है, तो उसको आप बेडिंग बेडिंग कहते हो या बेडिड कहते हो। तो ऐसी चट्टानें बेडेड रॉक्स कहलाती है। ठीक है, जिसका उदाहरण है नीस, याद रख लेना। अपत्रित चट्टान कौन सी है, अपत्रित यानी नॉन फोलिएटेड रॉक्स कौन सी होगी आपकी, तो नॉन फोलिएटेड रॉक्स में अगर हम लोग बात करें, तो आपके सामने है नॉन फोलिएटेड। इसमें क्या होता है, कायंत्रण के दौरान जब चट्टानों में रेखांकन की प्रक्रिया नहीं होती है, क्या है, वो जो आपने देखी है अभी, वो नहीं होगी उसके अंदर, यानी इस प्रकार से ये चीज नहीं होगी, तो उससे अपत्रित यानी नॉन फोलिएटेड, जैसे कि ग्रेफाइट है और आपका मार्बल है। तो मार्बल एंड ग्रेफाइट जो है, वो आपका इसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आग्नेय से कायंत्रित चट्टान में जो है रूपांतरण होता है, तो कौन सी किसमें बदलती है, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ढंग से पता होना चाहिए। आग्नेय का कायंत्रण में रूपांतरण कैसे है, तो देखो, सबसे पहले दिख रहा है ना सबको ये, तो देखो, ग्रेनाइट जो है नीस में बदलती है, बसाल्ट किसमें, एम्फीबोलाइट में बदलती है। आग्नेय जो है वो कायंत्रित बनती है जब, इग्नियस जो है मेटामॉर्फिक कौन सी बनती है, जो ग्रेनाइट जो है इग्नियस रॉक है, वो क्या बन जाएगी, नीस बन जाएगी। और बसाल्ट जो इग्नियस रॉक है, वो क्या बन जाएगी, एम्फीबोलाइट बन जाएगी। उसी प्रकार सेडिमेंट्री सेल जो है, वो किसमें बदल जाएगी, स्लेट में। चूना पत्थर संगमरमर में, और बालू पत्थर क्वार्टजाइट में, और कोयला जो है वो आपका ग्रेफाइट में बदल जाएगा। सेल स्लेट में, चूना पत्थर संगमरमर में, बालू पत्थर जो आपका सैंडस्टोन यानी आपका किसमें, मार्बल में, और सेल जो है स्लेट में। बालू पत्थर जो है वो आपका क्वार्टजाइट में, कोल जो है वो ग्रेफाइट में, और ग्रेफाइट फाइनली किस में बदल सकता है, हीरे में बदल सकता है, डायमंड में बदल सकता है, आपको पता होना चाहिए। फिर एक मेटामॉर्फिज्म, फिर से मेटामॉर्फिज्म में बदल सकती है। उसका कैसे होगा, स्लेट जो है वो फाइलाइट में बदल सकती है आगे, और फाइलाइट जो है वो सिस्ट में बदल सकती है, और सिस्ट जो है वो किसमें, निस में बदल सकती है। तो इस प्रकार से मेटामॉर्फिज्म हो सकता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। प्रयोग क्या है, खनिज पाए जाते हैं, बिल्कुल है। बहुमूल्य पत्थर, हीरा आदि भी चट्टानों में प्राप्त होता है, जिनका उपयोग आभूषणों में होता है। संगमरमर आदि चट्टानों का उपयोग भवन निर्माण एवं सजावट की सामग्री के रूप में किया जाता है, बिल्कुल। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल में किया जाता है। स्लेट का उपयोग जो है छत निर्माण में सामग्री में होता है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर आपकी फिर है आपकी फिर आपकी क्या है ये, फिर आपकी जो है, ये आपकी है सेल चक्कर, यानी ये आपकी रॉक साइकिल है। तो रॉक साइकिल क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज रॉक साइकिल, रॉक साइकिल जो है वो आपकी क्या है, एक आपकी आग्नेय यानी इग्निश रॉक है, एक आपकी मेटामॉर्फिक है, और एक आपकी सेडिमेंट्री है। तो ये कैसे बनती है, थोड़ा सा आइडिया रखो कैसे। इग्निस रॉक जो है, वो उसका मेटामॉर्फिज्म होकर किस में बदल सकती है, ये आपकी क्या किस में बदल सकती है, तो ये आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती है। और फिर मेटामॉर्फिक भी क्या हो सकती है, इग्निस हो सकती है वापिस। उसी प्रकार से इग्निस रॉक जो है वो किसमें, लिथिफिकेशन होकर उसका उसका क्या हो सकता है, सेडिमेंट्री बन सकती है। और सेडिमेंट्री फिर जो है वो वापिस क्या बन सकती है, इग्निस भी बन सकती है, ड्यू टू मेल्टिंग। ठीक है, उसी प्रकार से सेडिमेंट्री रॉक जो है, वो आपका लिथिफिकेशन होकर क्या बन सकती है, सॉरी, कायांतरित जो है वो लिथिफिकेशन होकर क्या बन सकती है, वो आपकी बन सकती है अवसादी। और अवसादी चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक जो है, वो आपकी मेटामॉर्फिज्म में फिर मेटामॉर्फिक रॉक बन ही सकती है। तो ये पूरा का पूरा सेल साइकिल होता है, सेल साइकिल जो है इसको कहते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो रॉक्स के बारे में ये बातें आपको पता होना चाहिए। चट्टानें निरंतर अपने स्वरूप में परिवर्तन करती रहती है। आग्नेय चट्टानें प्राथमिक चट्टानें, जिनसे अन्य चट्टानों का निर्माण होता है।
तो ये आपको दे रखा है, सीली भवन कायांतरण तथा यानी लिथिफिकेशन, रेटामोर्फिक तथा चट्टानों के पिघलने से यानी मेल्टिंग होने से अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। अंतः सेल साइकिल यानी रॉक साइकिल की प्रक्रिया निरंतर पृथ्वी पर चलती रहती है। तो इसी के साथ जो है आज हमारा रॉक का टॉपिक था, जो कि हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। आप लोग इसको एक बार, दो बार, जितनी बार देख के और एक बार रिवाइज कर लो, दो बार कर लो, ताकि ये क्वेश्चंस गलत ना हो। मैंने बहुत ही कंसोलिडेटेड मैनर में आपको बता दी है सारी चीजें बहुत कम टाइम के अंदर। अब कोई गड़बड़ करते हो तो स्वयं जिम्मेवार हो आप उस चीज के। ठीक है, सो लगे रहिएगा पढ़ाई में, मॉक लगाइएगा, मॉक मतलब क्वेश्चंस लगाइएगा मैक्सिमम, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और पढ़ते रहिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।